हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टूडियो में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट है और उसमें का एक क्वेश्चन था जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, जो उस वीडियो में हम नहीं करा पाए थे। तो इस वीडियो में लेकर आया हूँ, 10 क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आपको स्टील के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर रेसिस्टेंस गवर्न बाई यील्डिंग, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि IS 800/2007 के अनुसार सुनम्यता यानी कि यील्डिंग द्वारा नियंत्रित प्रतिरोध के लिए आंशिक सुरक्षा गुणक क्या होगा, ठीक है। तो एक तरह से मान लीजिए, जो इसमें कुछ समझाया नहीं कि उस टेबल है, उस टेबल को पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। ए दिया गया है 1.50, B 1.25, C 1.10 और D 1.20, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा आपका। जहाँ समझाने लायक होगा मैं खुद समझा दूंगा, जो कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन C 1.10, ठीक है। देखिए, इसमें याद करने वाली या नोट करने वाली बात यह है कि इसमें यील्डिंग बोला है। जो आपका कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होगा वो मैं खुद बता दूंगा। बाय यील्डिंग बोला है तो आपका हो जाएगा 1.10। यही आपका देखिए बाय यील्डिंग था, यानी कि सुनेमता हिंदी में, और इंग्लिश में बाय यील्डिंग। तो इसका तो सुनेमता यानी कि बाय यील्डिंग आपका हो गया। बाय यील्डिंग तो नियंत्रित सुनेमता द्वारा, यानी कि बाय यील्डिंग कंट्रोल रेसिस्टेंस को कंट्रोल किया जाता है, तो उसका आंशिक सुरक्षा गुणांक आपका 1.10 होता है। और अगर बाय बकलिंग होता तो 1.10 ही होता, लेकिन चरम समर्थ होता यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के द्वारा होता तो 1.25 होता है। इस टेबल को भी याद कर जाइए, ठीक है। तो हमको तो लगता है कि जो मैं अकाउंट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसमें लगभग आपका सारा टेबल से क्वेश्चन, मतलब कि टेबल फॉर्मेट में आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सारा वीडियो देखा कीजिए। अगर आप लोग सेट को लिए नहीं है हमसे तो आप उसको वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, खुद हाथ से लिख लीजिए। और जिनको चाहिए होगा PDF, वो PDF पता है कैसे मिलेगा, ठीक है। क्या डेली बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डिजाइन ऑफ एनी स्टील स्ट्रक्चर अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज, ठीक है। इसमें बताइए क्या होगा। A एक्सियल स्ट्रेन, B सिलेंडरनेस रेशियो, C शियर स्ट्रेन, D पॉइजन रेशियो, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वीडियो नंबर 14 जिसमें पॉइजन रेशियो के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं बताने वाला, मैंने बोल भी दिया है कि मैं रिवाइज नहीं करूँगा, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और जितना नज़दीक आएगा एग्ज़ाम और रिपीटेड चीज़ को मैं नहीं बताने वाला फिर से बार बार। तो हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मैं क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो समझिए कि ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है। बताइए इसमें कौन सा होगा, एक्सियल स्ट्रेन, सिलेंडरनेस रेशियो, शियर स्ट्रेन या पॉइजन रेशियो। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन D पॉइजन रेशियो, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 800 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या होगा। IS 800 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सहनशीलता की निपात सीमा में ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। जो आपका लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी है उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। इन चारों में से किसको, ब्रिटल फ्रैक्चर, करोजन ड्यूरेबिलिटी, फैटी क्रैक, फायर ड्यूरेबिलिटी। और देखिए 14 वीडियो में मैंने ब्रिटल फ्रैक्चर, फैटिक फ्रैक्चर इसके बारे में क्लियर कर दिया है, आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिलहाल बताइए इसमें कौन सा सही होगा। नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन E, ठीक है। E ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या बोला है, नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन। याद रखिएगा ड्यूरेबिलिटी के बारे में बोला है। एक इसी का जैसा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं बता दिया हूँ। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए उसमें ड्यूरेबिलिटी बोला था और इसमें क्या बोल रहा है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ डज नॉट इंक्लूड। अब देखिए उसमें क्या था, लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी था और इसमें लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ।
इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, किसको नहीं इंक्लूड किया जाता है? ए रप्चर ऑफ द स्ट्रक्चर, बी स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, सी कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी, या डी फ्रैक्चर ड्यू टू फैटिग, ठीक है। तो याद करने वाला पॉइंट, नोट करने वाला पॉइंट क्या था, उसमें क्या था? ड्यूरेबिलिटी, और इसमें क्या है? स्ट्रेंथ। क्लियर हो रहा? कन्फ्यूज़न आपको क्लियर कराऊंगा स्टील में। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो याद रहेगा जब आपका ड्यूरेबिलिटी बोलेगा तो कौन सा सही होगा? ब्रिटल फ्रैक्चर, और इसमें क्या बोला है? लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ डज नॉट इंक्लूड बोला तो कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को रट लीजिए। देखो यार कुछ क्वेश्चन को होगा, अब हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, 2 महीना बच्चा है। जो समझना है लगभग समझा देंगे, जो रटाना लगभग रटा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, द मिनिमम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में है ऑफ Fe, ग्रेड दिया है 500 D, स्टील विल भी, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या होगा? मिनिमम जो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस होगा ऑफ 5 ऑफ Fe यानी कि ग्रेड जो दिया है 500 D स्टील विल भी। अब इसमें बताइए क्या होगा? S 450, B 500, C 475, D 510। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 500, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मच इज द रिजिडिटी मॉडुलस फॉर कॉपर मटेरियल, ठीक है। तांबे के लिए दृढ़ता मापांक कितना है? अब बताइए इसमें क्या होगा? ए 80 से 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी 80 से 90 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, सी 40 से 50 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, या डी 30 से 50 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा? और दोस्तों जब 51 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 10 दिन आपको गैप देंगे। 10 दिन के बाद आपका डेली 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगातार कराऊंगा आपका 30 मार्च तक, ठीक है। और नया कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और पुराना ही रहेगा तो उसको मैं रिवीजन करके बोल के ही चल दूंगा आगे, ठीक है। तो बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। फिलहाल ये 51 प्रैक्टिस सेट आप रट जाइए, पीडीएफ में लेकर रटना है तो पीडीएफ में लेकर रट जाइए, और ऐसे जो आप नहीं रट सकते पीडीएफ में लेकर तो वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हैंड से आप अपना लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, लेकिन कैसे भी कवर कीजिए, ठीक है। फिलहाल इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 30 से 50 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 30 से 50 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला? इस्पात के मुख्य अवयवों जो कि ऋतुओं से संरक्षित न हो की न्यूनतम मोटाई होती है, ठीक है। मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर बता रहा है जो मौसम से क्या हो, ऋतुओं से रक्षित ना हो, मतलब मौसम से सुरक्षित ना हो, मतलब कितना mm तक आपका मेन स्टील मेंबर रहेगा जो कि मौसम को झेल ना सके, ठीक है। नॉट एक्सपोज टू वेदर, मौसम में सुरक्षित ना रहो। ए 4.5 mm, बी 6.0 mm, सी 8.0 mm, या डी 8.5 mm। तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 8.0 mm। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8.0 mm, ठीक है। देखिए इस्पात के मुख्य अवयवों यानी कंपोनेंट जो कि ऋतुओं यानी कि मौसम जो होता है से रक्षित होते हैं उनकी न्यूनतम मोटाई 6 mm रखी जाती है, तथा जो इस्पात ऋतुओं से रक्षित न हो वो मुख्य अवयवों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी मोटाई 8 mm रखी जाती है, ठीक है। क्लियर? आगे देखिए, 5 mm से कम मोटी पत्ती को चादर कहते हैं। किसी संरचना में गसेट प्लेट की न्यूनतम मोटाई 6 mm लिया जाता है। आपको फिगर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, गसेट प्लेट, फिलेट वेल्ड, ठीक है। अगले वीडियो में सब आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो परेशान ना होइएगा। आपका अगर स्टील में आपको दिक्कत होता होगा, भाई कभी नाम सुने गसेट प्लेट क्या होता है, प्लेट ग्रेडर क्या होता है, टेंशन मेंबर क्या होता है, बट वेट फ्लैट वेट में कंफ्यूजन है, तो आपका क्लियर होगा, सब क्लियर होगा, ठीक है। अब टाइम मिला है तो उसको यूज किया जाए।
आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी संरचना में न्यूनतम 16 mm व्यास के रिवेट प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिवेट विच आर हीटेड एंड देन ड्राइवन इन द फील्ड आर नोन एज। ठीक है, वह रिवेट जिसको हीट किया जाता है और फिर स्थल में चालित किया जाता है किस रूप में जाना जाता है। ए पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट, बी पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट, सी हैंड ड्राइवन रिवेट। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए तो ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा, और नहीं क्लियर हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट। ठीक है, फील्ड रिवेट और फील्ड में इसमें बोला भी था, तो वैसे भी आपका क्लियर हो जाएगा कुछ कुछ पॉइंट अगर कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और देखिए ये आपका मैंने ये डिटेल लेकर आया है। देखिए वह रिवेट जो गर्म करके क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है या चालित किया जाता है उसे शक्ति चालित स्थल रिवेट कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट कहते हैं। यह रिवेट शाफ्ट चालित रिवेट के सामर्थ्य का 90% सामर्थ्य रखता है, जबकि हस्त चालित यानी कि जो आपका ऑप्शन में था हैंड रिवेट था उसकी सामर्थ्य शाफ्ट चालित सामर्थ्य के सामर्थ्य का 80% होता है। ठीक है, क्लियर? नहीं क्लियर तो एक बार और पढ़ के समझ जाइए खुद से, कुछ ज़्यादा तो पॉइंट है नहीं। फिर से बता दें, वह रिवेट जो गर्म करके क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है या चालित किया जाता है उसे शक्ति चालित स्थल रिवेट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट कहते हैं। ठीक है, यह रिवेट शाफ्ट चालित रिवेट के सामर्थ्य का 90% सामर्थ्य रखता है, जबकि हस्तचालित रिवेट की सामर्थ्य शाफ्ट चालित रिवेट के सामर्थ्य का 80% होता है। ठीक है, आगे जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको याद करना जरूरी है, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए आपका मान दिया गया वैल्यू, इसको याद कर लीजिए। शाफ्ट चालित रिवेट का है आपका और ये हस्त चालित रिवेट का। ठीक है, ये फील्ड का दिया है क्षेत्रीय रिवेट का, और ये शाफ्ट रिवेट है, तो इस टेबल को भी याद कर लीजिए। ठीक है, और ये आपका मेरा चैनल है अकाउंट प्रैक्टिस सेट में सिविल का अपलोड करूँगा, पे आपको करना होगा 11099। और नंबर आपका देखिए हर वीडियो में क्या बताना, वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो पता होगा मेरा नंबर क्या है, उस नंबर पे आपको फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं। ठीक है, 28 फरवरी तक मैं अकाउंट प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा, और ये अपलोड जब हो जाएगा प्रैक्टिस सेट तो 10 दिन का आपको टाइम दूंगा। 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक अकाउंट प्रैक्टिस सेट आपको रट जाना है। उसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको करिएगा, अच्छा लगेगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, और उसमें आपको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो उसको मैं डिटेल एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। ठीक है, और जो पुराना क्वेश्चन अगर आया तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए आपको कुछ ट्रेलर दिखा दूँ अगले वीडियो का। चलिए वीडियो में ही कल पता चलेगा, कल या परसों मैं स्टील का क्लास कराऊंगा आपको, ओवरव्यू आपको दे दूंगा। तो ऐसे ये होगा कि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो हर छोटा छोटा पॉइंट, मान लीजिए अब फिलेट वेल्ड का क्वेश्चन कराना है, फिलेट वेल्डिंग का या फिर बट जॉइंट का, तो क्वेश्चन कराने से पहले अब आपको पता ही नहीं होगा भाई कि है क्या, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और देखिए इंजीनियरिंग में आपको 12 से 14 जो भी सब्जेक्ट है, हर चैप्टर की कहानी अलग है, तो एक तरीके से हर चैप्टर को हम नहीं पढ़ सकते। जिस तरह सॉइल को पढ़ते हैं उस तरह हम चाहेंगे सर्वे को पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए जैसे स्टील का पढ़ने का तरीका अलग है, सोम का अलग है, हाइड्रोलिक का अलग है, बीएमसीटी का अलग है। तो फिलहाल स्टील का क्वेश्चन कराने से पहले मैं चाहता हूँ एक ओवरव्यू आपको दे दूँ, ताकि आपको पता चले, दिमाग में रखे हाँ भाई ये मशीन ऐसा होता है, ताकि आप सोच सकें उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल चलते हैं, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे कल या फिर परसों। ठीक है, चलिए धन्यवाद।